मेरी वाइफ मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैं एक मेडिकल एग्जामिनर हूं और उसने मुझे एक एवे से नोबडी के साथ धोखा दे दिया। डिवोर्स वाली रात को ही मैं तुरंत उस नोबडी की फियांसे के साथ हुकअप कर गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल होगी, प्लस उसकी लॉन्ग लेग्स और वो पतली सी वेस्ट। मैंने पूरी रात उसके साथ बेड में बिताई। सच तो ये है कि जीत मेरी हुई। मुझे लगा था उस पैशन भरी रात के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मैं नई यूनिट में मूव करूंगा तो वही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन निकलेगा। शियाओ टिंग ने मेरी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डिस्टेंट हो गया। डॉक्टर कोरोनर ये। कैप्टन शियाओ, डिलाइटेड, डिलाइटेड। उसका फेस एकदम डिस्टेंट था, जैसे वो मुझसे कभी मिला ही ना हो। एकदम सीरियस दिख रहा था, पर वो मेरे पास गैस्प कर रहा था। शियाओटिंग ने मेरा हाथ हल्का सा शेक किया और हाथ वापस लेने ही वाला था, पर मैंने उसे जोर से पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ इनडिफरेंटली देखा। मैं बिना डरे उसकी तरफ देखता रहा। उसने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया। डॉक्टर कोरोनर ये, आई होप आपका प्रोफेशनल लेवल अप टू पार हो। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। क्या मैंने उस रात आपको डिसअपॉइंट किया था? ये सुनते ही शियाओटिंग ने मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा और अपने ऑफिस की तरफ चला गया। मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वापस आ गया। मैंने नई ऑटोप्सी टेबल और कैबिनेट से दोस्ती कर ली। जैसे ही मैं काम शुरू करने वाला था, असिस्टेंट शियाओ यांग भागा हुआ आया। ब्रदर चेन, कुछ फिशरमैन को लेक किन्सान में एक सूटकेस मिला है। उसके अंदर एक डीकंपोजिंग कॉप्स है। चलो लेक किन्सान चलते हैं, शहर के बाहर। जब मैं पहुंचा, शियाओटिंग और एजेंट्स पहले से वहां थे। दूर से ही मुझे बदबू आने लगी थी। शियाओटिंग उन फिशरमैन से पूछताछ कर रहा था जिन्होंने सूटकेस ढूंढा था। फॉरेंसिक डॉक्टर ये, स्मेल बहुत स्ट्रांग है, क्या आप हैंडल कर पाओगे? नो प्रॉब्लम। शियाओटिंग ने मुझे साइड से देखा। उस रात जैसा वो था उससे एकदम अलग। जब मैं काम करता हूं मैं बहुत सीरियस और काम रहता हूं, पूरा फोकस्ड। आपकी परमिशन के साथ, कैप्टन। फॉरेंसिक डॉक्टर ये बोल रहा हूं। बॉडी इतनी रॉटन है फिर भी आइडेंटिटी पता लगाई जा सकती है। विक्टिम एक वुमेन है, एज 40 टू 45 ईयर्स के बीच है। हाइट 160 से 165 सेंटीमीटर्स के बीच है। डेथ कम से कम 1 साल पहले हुई थी। स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ के लिए ऑटोप्सी रूम में इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमें बॉडी के ट्रांसपोर्ट होने का वेट करना होगा ताकि सिस्टमैटिक ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस से कंफर्म कर सकें। शियाओ यांग, सिटी के हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो। पिछले 1 साल का लेक किन्सान का वाटर फ्लो डेटा निकालो। वाटर लेवल के चेंजेस और बॉडी कहां फेंकी गई होगी उसका डेटा एनालिसिस करो। श्याओचे, पिछले 1 साल में शहर से गायब हुई मिसिंग विमेन की इन्वेस्टिगेशन करो। जो एज और हाइट से मैच करें उन्हें फिल्टर करो। इस तरह के सूटकेस का ओरिजिन भी पता करो। सब काम पर लग गए। दोपहर को शियाउटिंग फॉरेंसिक रूम आया। रिजल्ट्स आ गए? हाँ, आ गए। विक्टिम का पहले गला दबाया गया जब तक वो अनकॉन्शियस नहीं हो गई। फिर उसके सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया जिससे फेटल क्रेनियो सेरेब्रल इंजरी हुई। हाइयोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज में इंजरीज है, मतलब उसके साथ बहुत बुरा वायलेंस हुआ है। पर फ्रैक्चर इतना नहीं था कि दम घुटने से मौत हो जाए। देखो यहाँ, स्कल में बोन के फ्रैगमेंट्स घुसे हुए हैं, मतलब मरने से पहले उसे बार बार बीटा गया है। पहले गला दबाना फिर फेटल ब्लंट फोर्स, इसका मतलब किलर का क्लियर इंटेंशन था मारने का। ये कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं है। अब स्कल का 3D रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ताकि ब्लंट ऑब्जेक्ट की शेप पता लग सके। बोन्स में जो रेजिड्यू है उसे भी निकालना होगा ताकि मर्डर वेपन का टाइप पता लग सके। आपकी हार्डवर्क के लिए थैंक यू। यू वेलकम। ये मेरा काम है, मुझे और टेस्टिंग करनी है। अचानक उसके पेट से गुरगुराने की आवाज आई। केस मिलने के बाद 7 घंटे हो चुके थे। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। शियाउटिंग ने ये देखकर धीरे से कहा, चिंता मत करो, पहले कुछ खा लो। ठीक है, चलो खाने चलते हैं। कट इट। कैप्टन शियाओ, आप किस हक से मुझे ऑर्डर्स दे रहे हैं? पार्टनर समझकर या उस गीगलो के एक्स फियोंसे समझकर? पार्टनर बोलने के बाद वो बिना पीछे देखे चली गई। मैंने शियाओटिंग के उस ठंडे और सख्त फिगर को देखा। मैंने अपना पैर उठाया उसकी बैक पर किक मारने के लिए। अगले ही सेकंड ऐसा लगा जैसे शियाओटिंग के पास एक्सरे विजन हो। वो अचानक पलट गया, ठीक तब जब मैं उसे लात मारने ही वाला था। लगता है फोरेंसिक डॉक्टर ये के पास बहुत प्रिवेंशन है। कैप्टन शियाओ, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारी कभी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन ही ना हुई हो, पर आप एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही ना हो। मुझे याद है उस रात के बाद फोरेंसिक डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा था और कहा था कि वो दोबारा इंसिस्ट नहीं करेगा। क्या आपको मुझसे एडिक्टेड होने का डर लग रहा है, या फिर जिस तरह से आप मुझे देखते हैं वो प्योर नहीं है? मैं क्या करूं कैप्टन शियाओ, इनका ये कोल्ड एटीट्यूड देखकर मेरा मन करता है इन्हें किसिस से रुला दूं।
मैं एक और बार बोलूंगा, और ये आखिरी बार होगा। मैं काम के बाहर किसी कलीग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखूंगा। वन नाइट स्टैंड या जो भी हो वो इम्पॉसिबल है। इसे यहीं खत्म कर दो। मैं क्या करूं? मैं थोड़ा रिबेलियस टाइप का बंदा हूं। वो जितना ऐसा एक्ट करता है, जितना दूर भागने की कोशिश करता है जैसे कुछ ना हुआ हो, मेरा मन उतना ही उसे प्रोवोक करने का करता है। शियाओटिंग और मैं एक के बाद एक डाइनिंग रूम पहुंचे। बॉस भी वहां थे। मैंने सिर हिलाया। खाना आने के बाद मैं शियाओटिंग के सामने बैठ गया और थोड़ा केस के बारे में बात की। रिलैक्स करने के लिए चैन शियाओ ने टॉपिक बदल दिया। फोरेंसिक डॉक्टर, ये चलो कुछ हल्की फुल्की बात करते हैं। ये इतने हैंडसम, प्रोफेशनल और टैलेंटेड है। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। ओह सच में? एक्सीलेंट। तुम दोनों? ओह, मुझे किक किसने मारी? चैन शियाओ, लोगों की मैचिंग करना बंद करो पागलों की तरह। हम खा रहे हैं बॉस। आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी अपने एक्स फियोंसे से प्यार करते हैं? अगर मैं कहूं तो वो बंदा बहुत स्लिक और सुपरफिशियल लगता है। वो एक ब्रैगट है। ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। चैन शियाओ, मैंने कहा चुपचाप खाओ, समझ नहीं आता? चैन शियाओ की हिम्मत नहीं हुई कुछ और बोलने की। उसने नो में जवाब दिया। मैंने उस गुस्से वाले शियाओटिंग को देखा। मैंने अचानक अपना पैर उठाया और टेबल के नीचे उसे किक मारी। शियाओटिंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर मैंने फिर किक मारी। मेरा पेट भर गया। बॉस, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं आपका पीरियड तो नहीं आ गया? डिनर के बाद मुझे मेरे भाई साई बाई का कॉल आया। हे मैन, मैं गुस्से से मर रहा हूं। लग रहा है लंग्स फट जाएंगे। काम डाउन। साई बाई धीरे धीरे बताने लगा क्या हुआ था। तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? वही बास्टर्ड, स्लैग। मेरा मन कर रहा है अभी उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाऊं और दिखाऊं कि डीमंस को हाथ से कैसे फाड़ते हैं, उसके 8 टुकड़े कर दूं। मैंने अभी उस जिगलों के फ्रेंड सर्कल के सेकेंडरी अकाउंट में उस फूनयान औरत को देखा। उसने उसे एक रोलेक्स दी है। तुम लोगों की शादी इतने साल रही, उसने तुम्हें कभी सच में कोई ढंग की चीज दी? उसने तुमसे कभी सच में प्यार ही नहीं किया मैन। मेरी बात सुनो, उसे वी चैट से ब्लॉक कर दो। फूनयान और मेरा अब कोई लेना देना नहीं है उस पल से जब से मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिला है। वो है, मैं हूं। कौन रोलेक्स दे रहा है या कैसा शो ऑफ वाला लव अफेयर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इन सब चीजों पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वर्थ इट नहीं है। बस तुम ही अंधे थे। तुम जैसे अच्छे इंसान को छोड़ दिया उसने। उस तरह के स्कम के पीछे मत जाना। वो पक्का फ्यूचर में रिग्रेट करेगी, डेफिनेटली। साइबाई से थोड़ी देर बात करके मैं फॉरेंसिक लेबोरेटरी वापस आ गया, ओवर टाइम करने के लिए। पूरी रात काम करके मैं टेस्ट रिजल्ट्स शियाओटिंग के पास ले गया। शियाओटिंग भी पूरी रात नहीं सोया था। वो पॉलिटिकल अफेयर्स रूम में सूटकेस की सिचुएशन चेक कर रहा था। इस सूटकेस का मटेरियल और ये पुरानी रिवेटिंग टेक्निक, लगता है ये किसी छोटी फैक्ट्री से है जो दशकों पहले बंद हो गई, या किसी पुराने हार्डवेयर स्टोर का हैंडमेड प्रोडक्ट है। शियाओचे बाहर आया और मुझे देखा। उसने तुरंत ग्रीट किया। फोरेंसिक डॉक्टर, ये आप यहाँ हैं? कैप्टन शियाओ को ढूंढ रहे हैं? शियाओटिंग ने मेरी तरफ देखा। मैं पास गया और रिपोर्ट उसके हाथ में दी। पूरी रात के प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स है। स्कल के 3D रिकंस्ट्रक्शन और इम्पैक्ट पॉइंट के सिमुलेशन के हिसाब से जिस ब्लंट ऑब्जेक्ट से फेटल वूंड हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट सरफेस सर्कुलर है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर का, और एजेस थोड़े कर्व्ड है। प्रिलिमिनरी कंपैरिजन में ये किसी कॉमन ग्लास या बड़े ग्लास के बेस जैसा लग रहा है। इसके अलावा कपड़ों के फाइबर्स के अंदर से परफ्यूम रेजिड्यू के बहुत छोटे नए ट्रेसेस मिले हैं। एनालिसिस के बाद एक स्पेसिफिक फॉर्मूला वाला रोज परफ्यूम आइडेंटिफाई हुआ है। ब्रांड बहुत नीश और अननोन है। जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो बहुत यूजफुल है। तो फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम पर छोड़ता हूं। मुझे वापस जाकर सोना है, मैं थकान से मर रहा हूं। गुड। जब मैं ड्राइव करके वापस जा रहा था, मैंने शियाओटिंग को अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन पर निकलते देखा। शियाओटिंग की इन्वेस्टिगेशन से पिछले 2 साल के उस नीश परफ्यूम के परचेज रिकॉर्ड्स मिल गए। 40 से 45 ईयर्स के क्लाइंट्स को फिल्टर किया गया। पुरानी मेटल वर्किंग वर्कशॉप्स की इन्वेस्टिगेशन करने वाले एजेंट्स ने उन लोगों की लिस्ट भी वेरीफाई की जिन्होंने तब सूटकेस ऑर्डर किए थे। स्क्रीनिंग के बाद ये कंफर्म हुआ कि वो एक औरत है जिसका नाम जियान निन है। जियान निन, फीमेल, 42 ईयर्स ओल्ड। 1 साल पहले वो ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई थी। उसने अपना सोशल नेटवर्क नहीं छोड़ा है। वो अभी भी अपडेट हो रहा है और आईपी एड्रेस अब्रॉड का है। पर उसके पति सुन बनियान का पिछले 1 साल में देश से बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेबर्स और फ्रेंड्स कह रहे हैं कि किसी को उसके हॉस्पिटल विजिट की सही जानकारी नहीं है। ये लॉजिकल नहीं है। शियाओटिंग ने मुझे कम्युनिटी से मिली जियान निन की इन्फॉर्मेशन दी। प्लीज इसे जल्दी से चेक करो। डिसीज के दांतों के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर पेल्विस की शेप जियान निन की फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से मैच कर गई तो अच्छा है। मैं आज दोपहर तक रिजल्ट्स शियाओटिंग को दे दूंगा। ये कंफर्म हो गया है कि डिसीज जियान निन ही है।
फॉरेंसिक डॉक्टर ये ने कंफर्म कर दिया है। आइडेंटिटी कंफर्म होने का मतलब है कि अब हमारी रिसर्च का डायरेक्शन और गोल एकदम क्लियर है। ये अब कोई अनोनिमस सड़ी हुई लाश का केस नहीं है, बल्कि एक मर्डर है जिसका टारगेट जियान निन थी। साहब 5 मिनट में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के पहले कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। हियान निन, फीमेल, एज 42 ईयर्स। अपनी जिंदगी में वो येचंग यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रोफेसर थी और चाइनीज पेंटिंग की स्पेशलिस्ट थी। 3 साल पहले हियाननिन और उसके पेरेंट्स का एक रोड ट्रिप पर बहुत सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था। हियाननिन तो बच गई, पर उसकी राइट रिस्ट कलाई के टेंडेंस बुरी तरह फट गए थे। इस वजह से वो फाइन पेंटिंग करने की काबिल नहीं रही। एक चाइनीज पेंटिंग टीचर के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। 1 साल पहले हियाननिन ने इलाज पे बहाने विदेश जाने का प्लान बनाया। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उसने टिकट्स खरीदी, चेक इन किया और सिक्योरिटी से भी गुजरी। पर कोरोनर के बताए मौत के टाइम के हिसाब से ये लगता है कि बोर्डिंग से ठीक पहले या तो उसने प्लान बदल दिया या उसे आइटिनरी बदलने पर मजबूर किया गया। वो प्लेन में नहीं बैठी। वो विदेश यात्रा उस पल से एक ढोंग बन गई। जियाननिन का पति सुबिनैन भी येचेंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हियाननिन विदेश नहीं गई और 1 साल से मिसिंग है। उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की और हियाननिन की सोशल एक्टिविटी हर कुछ दिनों में अपडेट होती है। मतलब मर्डरर के पास ही उसका फोन हो सकता है। इस वक्त सुबिनान ही मेन सस्पेक्ट है। सुबिनान को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। शाउटिंग इंटरोगेशन रूम में एंटर हुआ। बिना सोए रातों की वजह से उसका चेहरा और भी ठंडा लग रहा था। सुबिनान अपनी उम्र के हिसाब से अपना बहुत ख्याल रखता है। ना तो उसका पेट निकला है और ना ही वो गंजा है। उसके अंदर एक एलिगेंट इंटेलेक्चुअल वाली वाइब है। असल में हो क्या रहा है? मुझे अचानक ऐसी जगह क्यों लाया गया है? क्या आपको पता है कि आपकी वाइफ जैनिंग की मौत लगभग 1 साल पहले हो चुकी है? इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो तो कल तक विदेश में रिकवर कर रही थी। कल दोपहर को उसने मुझे वीचैट पर मैसेज भी भेजा था कि सब ठीक है। वो झूठ बोल रहा है। जब उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है तो उसकी आंखें बार बार ऊपर और लेफ्ट की तरफ घूम रही थीं। बिहेवियरल एनालिसिस में इसका मतलब होता है कि दिमाग कोई इमेज कंस्ट्रक्ट यानी बना रहा है बजाय किसी रियल सीन को याद करने के। उसके मुंह के लेफ्ट कॉर्नर की मसल अजीब तरह से टाइट होकर नीचे झुक गई थी। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान सरप्राइज होने का नाटक करता है। ये एक ऐसी दरार है जो तब दिखती है जब आप अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसका सरप्राइज नकली है। मैं सच में नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। कौन सी आंखों की मूवमेंट, कौन सी मुंह की टेंशन? मैं तो बस बहुत ज्यादा सरप्राइज और दुखी हूं। मेरी वाइफ के साथ कुछ हुआ है। मैं किसी और से ज्यादा तकलीफ में हूं। आप कैसे इन चीजों का यूज करके मुझ पर गलत इल्जाम लगा सकते हैं? ये कहता है कि जैन आपसे वीचैट पर बात कर रही थी। क्या कभी वीडियो कॉल हुई? मैं उससे पूछता हूं, आपको कैसे यकीन है कि फोन के उस पार जो लिख रहा है वो जैन ही है? अगर वो सिर्फ रेस्ट करने विदेश गई थी तो पिछले पूरा साल एक पति होने के नाते आपका विदेश जाने का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ना कोई टिकट, ना उससे मिलने की कोशिश, ना कोई वीडियो कॉल, ना उसका करंट स्टेटस। क्या ये कॉमन सेंस है? प्रोफेसर सू, जब से 3 साल पहले वो हादसा हुआ है आप जैसे एक अलग इंसान बन गए हैं। अगर मैं उसके पास जाता हूं तो वो गुस्सा हो जाती है और मुझे जाने को कहती है। उसे ऐसे देखकर मुझे डर लगता था कि अगर मैंने एक लफ्ज भी और कहा तो वो जीने की आखिरी उम्मीद भी खो देगी। जिस दिन वो गई मैं खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया था। उसे सिक्योरिटी से गुजरते देखा, गेट तक जाते देखा। अगर मुझे पता होता ये होने वाला है तो मैं उसे पूरी ताकत से रोक लेता या उसके साथ जाता। शाउटिंग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सूटकेस की इन्फॉर्मेशन सुबिनाइन के सामने भेज दी। ये सूटकेस 30 साल पुराना है। यान इनके पेरेंट्स ने उसके लिए इसे जोंगू हार्डवेयर में स्पेशली बनवाया था, बिल्कुल एक अजर की तरह। अब ये लेक के इंसान के नीचे मिला है। इसके अंदर यानिन की सड़ी हुई लाश है। ये सूटकेस आपके घर से गायब था। बताइए बताइए, आपको पूरा पता था। आपने उस वक्त ये सूटकेस कहाँ रखा था? शायद मैंने उसे स्टोरेज में रखा था या शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सच में नहीं जानता। मुझे हमेशा लगा मेरी प्यारी वाइफ जिंदा है। अब अचानक आप कह रहे हैं कि वो मर गई और उस सूटकेस के अंदर मिली। मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड हूँ, सबसे ज्यादा हर्ट हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। निन्नी की जान मेरी अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? बिना सॉलिड एविडेंस के हम उसे 48 आवर्स तक ही डिटेन कर सकते हैं। मतलब हमें 48 आवर्स के अंदर पक्का सबूत ढूंढना होगा। शाउटिंग और चेनवे यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने जियानन और सुबिनैन के हेड्स यानी डिपार्टमेंट हेड से बात की। स्कूल में दोनों को एक मॉडल कपल माना जाता था। प्रोफेसर सू एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। मैंने सुना है कि उन्होंने प्रोफेसर हियान की मदद से पढ़ाई की थी। उस वक्त प्रोफेसर हियान के फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प की वजह से ही वो यूनिवर्सिटी जा पाए थे। करियर सेटल होने के बाद उन्होंने प्रोफेसर हियान निन से शादी कर ली। बाद में जब पता चला कि प्रोफेसर जियान निन को हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो रही है, उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। वो प्रोफेसर हियान निन के लिए बहुत अच्छे थे। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। शाउटिंग उनके नेबर से भी मिलने गए। ओह कॉमरेड, प्रोफेसर सू के बारे में तो बात ही मत कीजिए। एकदम फर्स्ट क्लास भला इंसान। जब से जियाननिन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ और उसके हाथ में चोट लगी, उसका टेम्पर बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अक्सर घर में चीजें फेंकने और टीचर पर चिल्ला चिल्लाकर गंदी बातें करने की आवाजें सुनाई देती थीं। हम सब ने कई बार सुना है। पुलिस स्टेशन वापस आते वक्त चेंग मैंग बहुत गुस्से में था।
ये प्रोफेसर सुबिनैन स्कूल में एक अच्छा और एहसानमंद पति है, पर नेबर्स की नजर में वो एक पंच बैग है जो अपना डिफेंस नहीं करता और गालियों का जवाब नहीं देता। एक पंच बैग जो डिफेंस नहीं करता। इस अच्छे इंसान की इमेज बहुत मजबूत बनी हुई है, इसलिए कोई उस पर शक नहीं करेगा। शाउटिंग ने अपना फोन निकाला और टेक्निकल डिवीजन को कॉल किया। अभी जियानिन के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स का आईपी निकालो। किसी ने आईपी फेक किया होगा ताकि लगे कि वो अब्रॉड है, पर वो है देश के अंदर। चेंगमेंग, इन्वेस्टिगेशन करो। यूनिवर्सिटी में सुबिनान के आर्काइव्स चेक करो। खासतौर पर इस बात पर ध्यान दो कि क्या उसने कभी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज लिए थे। वो टूरिस्ट एरिया पहुंचे और जैसे ही अंदर जाने वाले थे, अचानक शाउटिंग की नजर फ्लावर बेड के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी जिसकी आंखें लाल थीं। शाउटिंग उसके पास गया और शांत आवाज में पूछा, हेलो, मैं यहाँ का स्टाफ हूँ। क्या आप पुलिस स्टेशन किसी काम से आई हैं? मैं येचेंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैंने सुना कि प्रोफेसर जियानिन का मर्डर 1 साल पहले हो गया था। क्या ये सच है? बताइए, ये झूठ तो नहीं है। क्या आप प्रोफेसर जियानिन की स्टूडेंट हैं? मेरा नाम सिसारिन है। मैं प्रोफेसर हियान की स्टूडेंट थी। मेरी फैमिली अमीर नहीं है। फीस न भर पाने की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ने वाली थी। प्रोफेसर हियान को पता चला तो उन्होंने चुपचाप मेरी फीस भर दी। उन्होंने मुझे हिम्मत भी दी। वो सच में एक बहुत अच्छी इंसान थी, बेस्ट टीचर। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ बहुत लोग आ जा रहे हैं। बात करना ठीक नहीं होगा। मेरे साथ अंदर चलिए, कहीं शांति से बैठकर बात करते हैं। शाउटिंग उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले गया और उसे पानी पिलाया। थोड़ा शांत होने के बाद शाउटिंग ने पूछा, स्टूडेंट सिया, मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि प्रोफेसर जियानिन का मर्डर 1 साल पहले हो गया था। हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि आप जितना हो सके प्रिसीजन के साथ बताएं कि आपने आखिरी बार प्रोफेसर जियानिन को कब और किन हालातों में देखा था। उस वक्त फैकल्टी में फ्रांस के स्टूडेंट्स एक्सचेंज के लिए एक वैल्यूएबल सीट थी। प्रोफेसर जैन मुझे बहुत मानती थी और उन्होंने डिपार्टमेंट लीडर्स को मेरा नाम रेकमेंड किया था। ओरिजिनली डिपार्टमेंट ने मुझे चूज कर लिया था, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, सीट अचानक बदल गई। प्रोफेसर सू ने अपनी स्टूडेंट लिन कियान कियान को रेकमेंड कर दिया। आखिरी बार मैंने प्रोफेसर जैन को इसी एक्सचेंज के टॉपिक पर प्रोफेसर सू के साथ बहुत बुरी तरह से बहस करते देखा था। ससेरन ने अभी कहा कि प्रोफेसर सू की स्टूडेंट ने उसकी एक्सचेंज सीट छीन ली। उसका नाम लिन कियान कियान था। उस वक्त उसके ग्रेड्स कैसे थे और प्रोफेसर जैनिन के साथ उसका रिश्ता कैसा था? ससेरन ने अपने आंसू पोंछ लिए। मेरे ग्रेड्स क्लास में बेस्ट थे। लिन कियान कियान के ग्रेड्स टॉप 20 में थे। सिर्फ प्रोफेसर सू की रिकमेंडेशन की वजह से उसे सीट मिली। स्टूडियो में मैंने प्रोफेसर सुबिनान को चिल्लाते हुए सुना कि अगर तुमने लिन कियान कियान को जाने से रोका तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगा। अभी केस इन्वेस्टिगेशन में है। अगर आप चाहें तो उन्हें एज अ स्टूडेंट गुड बाय कह सकती हैं। थैंक यू ऑफिसर। उम्मीद है आप जल्दी सच ढूंढ निकालेंगे ताकि प्रोफेसर जैन को शांति मिले। ससेरन के जाने के बाद शाउटिंग ने ग्रीन पाइन को कॉल किया। तुरंत ये चनैन यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट लिन चन कैन की इन्वेस्टिगेशन करो। मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब शाउटिंग एंटर करता है तब तक ये सारी डिटेल्स वहां इंटेरोगेशन रूम में होनी चाहिए। सुबीनियन में थोड़ा इंडिफरेंस के साथ अपनी आंखें उठाईं। कॉमरेड शाओ, एक और बार आने के लिए थैंक यू, पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 घंटे में 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे। उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला है और उन्होंने मुझे लॉक कर रखा है। मेरा लॉयर बस आता ही होगा। जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर कंप्लेन फाइल करूंगा। शाउटिंग बिना किसी एक्सप्रेशन के सुबीनियन के सामने बैठ गया। जियानिंग के पेरेंट्स ने तब तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस भरी थी जब तुम्हारा टाइम बहुत मुश्किल था। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब जियानिंग ने बिना किसी कंडीशन के तुम्हारा साथ दिया। उसने हर वक्त तुम्हें सपोर्ट किया, यहां तक कि तुम्हारे लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया। सुबीनियन, एक अवार्ड विनिंग टीचर, उसका फाइनल फेट ये था कि तुमने उसका मर्डर कर दिया, उसे एक सूटकेस में पैक किया और एक जमी हुई लेक के नीचे डुबा दिया। सुबीनियन, क्या तुम्हें सच में थोड़ा सा भी पछतावा नहीं होता? ऑफिसर शाओ, मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। मेरे इन लॉज मेरे साथ बहुत अच्छे थे। निंगनिंग भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। मैं वो सब अपने दिल में रखता हूं। इसीलिए तो वो उसे और भी ज्यादा प्यार करता था और उसे अप्रिशिएट करता था। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका मर्डर कैसे हुआ। मैं आप सबसे ज्यादा दुख झेल रहा हूं। और फिर उसने फिर से रोने का नाटक किया। मैं तो हर रोज दुआ करता हूं कि वो जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाएं ताकि मुझे और निंग को कोई एक्सप्लेनेशन मिल सके। क्या पता अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें कुछ ना मिले और वो बस मुझे यहाँ बार बार लॉक करके इंटेरोगेट करते रहें। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब्यूज ऑफ पावर, एग्जॉस्टिंग इंटेरोगेशन। क्या वो मुझे टॉर्चर करके कन्फेस करवाना चाहते हैं? इस आदमी का जमीर कुत्तों ने खा लिया है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी इसे अपना दादा कहेंगे। कॉमरेड शाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें सच में असली मर्डरर नहीं मिल रहा और आप सोच रहे हो कि किसी को भी रैंडम पकड़ के ये इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर, एक दुखी पति पर डाल दो और केस जल्द से जल्द क्लोज कर दो, है ना? उसकी बातों की उकसाहट के बावजूद शाउटिंग के चेहरे पर कोई शर्म नहीं आई और उसने इंटेरोगेशन टेबल पर फोटोज का एक स्टैक फेंक दिया। अपने आप को देखो और देखो ये क्या है। सुबीनियन ने अपना सिर नीचे किया और एक नजर देखी। ये देखकर वो दंग रह गया।
फोटो में लिन कियान एक बच्चे को गले लगाए हुए और अपनी मां के साथ एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर घूमती हुई दिख रही है। इस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर फादर के बॉक्स में तुम्हारा नाम लिखा है। सुबिनियन, जियानिंग को तुम्हारे और लिन कियान के अफेयर के बारे में बहुत पहले पता चल गया था और ये भी पता था कि वो प्रेग्नेंट थी। तुम्हें डर था कि वो तुम्हारा स्कैंडल एक्सपोज कर देगी और तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर देगी, इसीलिए तुमने उसका मर्डर किया। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। भले ही मैं अनफेथफुल था, वो बस एक मॉरल प्रॉब्लम है, वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ की डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी टेक्निकल डिपार्टमेंट का एक एजेंट वहां आया। कैप्टन, हमें जियानिंग का मोबाइल फोन उसकी डेथ से पहले वाला वेस्टर्न अर्बन विलेज के आउटस्कर्ट्स में मिला है। वो एक रेंटल हाउस में मिला जो सुबिनियन के पिता के नाम पर रेंट किया गया था। हमने सुबिनियन का कॉलेज रिकॉर्ड चेक किया। उसने कंप्यूटर कोर्सेज इलेक्टिव के तौर पर लिए थे। वो वर्चुअल लोकलाइजेशन और डेटा मास्किंग टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है। तुरंत इस मोबाइल फोन पर फिंगरप्रिंट टेस्ट करो। सुबिनियन के फिंगरप्रिंट्स झूठ नहीं बोलेंगे। क्राइम छुपाने के लिए तुम्हारा डायनामिक फॉर्जरी का रास्ता जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। उसकी सारी हिम्मत एकदम से टूट गई। वो चेयर पर ढेर गया और अपने हाथ से अपना माथा ढक लिया। उसका गला बहुत बुरी तरह बैठ गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वही थी जो हमें बिना रुके परेशान कर रही थी। वो हमें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं सच में जियानिंग से बहुत प्यार करता था। मैं पहाड़ों का एक गरीब लड़का था। हम हाई स्कूल में मिले थे। उस वक्त उसके ग्रेड्स मुझसे बहुत अच्छे थे। मुझे पढ़ाई में स्ट्रगल करते देख उसने खुद आगे बढ़कर मुझे प्रॉब्लम समझाई। बाद में मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मेरा परिवार ट्यूशन फीस नहीं दे सकता था। ये जियानिंग ही थी जिसने अपने पेरेंट्स से बात की और मुझे फाइनेंशियली हेल्प करने का प्रॉमिस किया ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर सकूं। तब भले ही मुझे एक गुलाम की तरह काम करना पड़ता, मैं जियानिंग के साथ अच्छे से रहता। मुझे तुम्हारे परिवार के एहसान का बदला चुकाना था। हमने यूनिवर्सिटी में ही शादी कर ली। सब कहते थे कि हम एक मॉडल मैरिज हैं, एक ऐसा कपल जिसे भगवान का आशीर्वाद मिला हो। पर कोई नहीं जानता था कि मैं अंदर से कितना कड़वा और फ्रस्ट्रेटेड फील करता था। उसकी पेंटिंग्स को आए दिन अवार्ड्स मिलते थे। उन्होंने तो उसे एसोसिएट प्रोफेसर भी बना दिया था मेरे सामने, क्योंकि अगर सुबिनियन आज जो कुछ भी है, अगर वो कॉलेज में रह सका तो ये सब जियानिंग की वजह से था, उसके फैमिली कनेक्शंस की वजह से था। हर बार जब वो उसके साथ उसके पेरेंट्स के घर जाती, उसके पेरेंट्स ऊपर से तो तमीज से पेश आते, पर वो हमेशा ये इशारा हिंट देते कि निंग ने शादी करके अपना लेवल नीचे कर लिया है और तुम बहुत ऊपर उठ गए हो। उनकी नजर में मैं हमेशा वही गरीब लड़का रहूंगा जो उनकी चैरिटी की वजह से ऊपर उठा है। उस परिवार में मुझे उससे बहस करने का भी हक नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मैं एहसान फरामोश अनग्रेटफुल हूं, जैसे किसी इनविजिबल जाल में फंस गया हूं जो तंग होता जा रहा था जब तक कि मेरा दम ना घुटने लगा। वो सारी नाइंसाफी, वो सारी फ्रस्ट्रेशन मैंने बर्दाश्त की। वो वही था जो मुझे सहना पड़ रहा था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो मां नहीं बन सकती थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि प्रॉब्लम उसकी थी, पर पता है उसने उस वक्त मुझसे क्या कहा? इससे फर्क नहीं पड़ता वानन, चलो हम बच्चे नहीं पालते। कहना कितना आसान है। मेरा होम टाउन पहाड़ों का एक पुराने ख्यालों वाला ट्रेडिशनल गांव है। जब भी मैं घर कॉल करता, मेरी माँ रोती थी और कहती थी कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है। मैंने सोचा था मैं उसे प्यार करता हूँ। मैंने खुद को उस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया। जब मैं अपने साथ के लोगों को सोशल मीडिया पर अपने बेबीज की फोटोज अपलोड करते देखता, जब मैं अपनी माँ को छुपकर आंसू पोंछते देखता, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लिनम, जो हमारे शहर की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, उसका परिवार और भी गरीब था। मैंने उसकी फाइनेंशियली हेल्प की। बाद में उसने ये चेन्नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो मेरी स्टूडेंट बन गई। वो मुझे बहुत एडमायर करती थी। उसने कहा कि मैं दूसरे टीचर्स से बेहतर समझाता हूँ। उसने ये भी कहा कि मुझे प्रोफेसर जियानिंग के दबदबे के नीचे नहीं दबना चाहिए। लिन क्यान, मेरी नजर में वो एक अच्छी लड़की है जो मेहनत करती है और एहसान मानना जानती है। मैं उस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान देता हूँ। आखिरकार वो मेरे होम टाउन से है और मैं उसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। पर उस वक्त मैंने सच में अनफेथफुल होने के बारे में नहीं सोचा था जब तक वो इंसिडेंट नहीं हो गया। 3 साल पहले मेरी माँ पहाड़ों से कुछ रिश्तेदारों को शहर में मेहमान बनाकर लाई थी। उस दिन बदकिस्मती से जियानिंग को किसी काम से जाना था और वो उन्हें पर्सनली रिसीव नहीं कर पाई। मेरी माँ ने अपने आप खाना खरीदा। उसने कहा कि वो घर पर कुछ सिंपल बना लेगी। हमारे घर में एक कुत्ता था, एक स्ट्रे डॉग जो जियानिंग ने 7 साल पहले कहीं से उठाया था। नॉर्मली वो कुत्ता काफी कहने में रहता था, पर उस दिन वो एक गेस्ट पर भौंकना बंद नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि अपने दांत भी दिखा रहा था। गेस्ट उस कुत्ते के भौंकने से तंग आ गया और उसने कुत्ते को लात मार दी। शायद लात थोड़ी जोर से लग गई थी। कुत्ता बेहोश हो गया। गेस्ट ने आग में घी डाला और मेरी माँ से कहा, जब कुत्ता बेहोशी है तो क्यों ना हम इसे मारकर हॉटपॉट में पका लें, इस तरह हम सब मजे करेंगे।
बाद में जियानिंग घर लौटी और सबसे पहले उसने कुत्ते को ढूंढा। उसे वो नहीं मिला। मेरी माँ ने उसे बताया कि कुत्ता कहने में नहीं था और खुद ही भाग गया। जियानिंग ने यकीन नहीं किया। उसने लिविंग रूम के सिक्योरिटी कैमरास चेक किए। उसे फोटोज में सच्चाई मिल गई। ये पता चलने के बाद कि उसके कुत्ते को उन्होंने खा लिया है, वो वहीं पर भड़क गई। उसने बहुत हंगामा किया। उसने बिना झुके मेरे परिवार को कॉल किया और मेरी माँ और मेरे रिश्तेदारों को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया। उसने मेरी माँ और मेरे रिश्तेदारों को घर से निकाल दिया। इस बात ने मेरी बहुत इज्जत मिट्टी में मिला दी। जब मैं गांव लौटा तो सब मेरी तरफ इशारा करते थे। उसने कहा था कि वो मुझसे पूरे दिल से प्यार करती है, पर इतनी छोटी सी बात के लिए उसने मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रखी। मेरी माँ उसकी वजह से बीमार हो गई। वो अपने होम टाउन वापस जाकर देखती तक नहीं। वो और उसके पेरेंट्स अपने दिल से मुझसे नफरत करते थे। क्या एक कुत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो माँ नहीं बन सकती थी। मैंने उसे एक शब्द भी नहीं सुनाया। अगर उसके कुत्ते ने मेरे किसी रिश्तेदार को पहले ना काटा होता तो मेरी माँ उसे कभी ना पकाती। सेन ने माथा से कोड़ा। जियानिंग ने उस कुत्ते को 7 साल तक पाला था। ये दिखाता है कि वो बहुत लविंग पर्सन है। शायद काम के बाद सबसे ज्यादा वो अपने कुत्ते का ही वेट करती होगी, जो उसके स्लीपर्स एंट्रेंस तक लाता होगा, ताकि वो डिनर के बाद उसे वॉक पर ले जा सके। तुम्हारी माँ और तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसका कुत्ता पकाकर खा लिया। क्या तुमने सोचा है कि उसे अंदर से कितना बुरा लगा होगा? मैं जानता हूं वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, और मैंने उसे ये भी कहा था कि अगर वो एक और पालना चाहती है तो मैं उसके साथ जाकर लेने के लिए जा सकता हूं। उसने खुद ही मना कर दिया। यहां तक कि ये कुत्ता भी समझदार है, पर तुम नहीं हो। तुम सच में एक जानवर से भी बदतर हो। अगर मैं जानवर होता तो आसमान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया और उसकी जगह जियानिंग के पेरेंट्स को क्यों नहीं ले गया? ये दिखाता है कि आसमान भी उन्हें पसंद नहीं करता था। बातों में कहते थे कि वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, पर अंदर ही अंदर वो मुझसे नफरत करते थे। वो मेरे माँ बाप से नफरत करते थे, जो गांव में रहते थे। जियानिंग के पेरेंट्स के साथ जो हुआ और उसकी रिस्ट में चोट लगने के बाद जब वो पेंटिंग नहीं कर पा रही थी, उसका पूरा पर्सनैलिटी एक छोटी सी बात पर अनस्टेबल हो गया था। वो डिफेंसिव हो जाती और मुझसे बहस करती। मैं तंग आ गया था। उस साल न्यू ईयर्स ईव पर वो अपने होम टाउन वापस नहीं जाना चाहती थी। मेरे साथ नया साल बिताने के लिए मैं अकेला फैमिली और फ्रेंड से मिलने गया। ग्रेट आंट्स और कजिन्स इकट्ठा हुए और फिर से वही बात करने लगे कि हमारे परिवार में कोई बच्चा नहीं है। वो सारी बातें मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर सुइयों की तरह चुभती थीं, और मेरे दिल में भी। मेरी माँ ने मुझे अल्टीमेटम दिया कि अगर इस जन्म में मैं एक पोते को गले नहीं लगा सकी तो मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। उस वक्त लिन भी छुट्टियों में पहाड़ों में वापस आई थी। मेरा मूड बहुत खराब था। मेरा घर एक रेफ्रिजरेटर था। मेरा होम टाउन एक प्रेशर मशीन था। सिर्फ लिंकन ही जानता था कि वो खराब मूड में था। वो मेरे घर कभी कभी आता था मेरे पास बैठने और बात करने के लिए। लिन कैन कैन बहुत ज्यादा फॉनिंग था। उसे पता था लोगों को कैसे कंफर्ट देना है। जब भी मैं खुश नहीं होता था, वो अपनी सॉफ्ट और स्वीट वॉइस से मुझे शांत करता था। उस रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अल्कोहल के जोर में मैंने लिन कैन कैन के सामने अपने सारे डिफेंसेस तोड़ दिए। फिर लिन कैन कैन मुझे कंफर्ट करने के लिए मेरी आर्म्स में आ गया। उसने बोला कि गिल्टी फील मत करो, वो मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। उसने बोला वो मुझे बहुत टाइम से लव करता है। जब तक वो मेरे साथ रह सके वो मेरा लवर बन के रहेगा। वो इसमें ही राजी थी। एक ब्यूटीफुल, टेंडर और अडोरिंग यंग वुमन किसे पसंद नहीं आती, जो आपको समझती हो। एक बार जब फर्स्ट टाइम हो गया तो सेकंड टाइम भी हुआ, थर्ड टाइम। लिन कैन और मैंने सबसे बहुत ध्यान से इसे छुपाया। उसने कभी कोई बड़ी रिक्वेस्ट नहीं की, वो बस चुपचाप मेरे साथ रहता था। मैंने कभी डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा था। आफ्टर ऑल मेरी और जियन्निन की इमेज एक मॉडल कपल की तरह सबके दिमाग में बैठ गई थी। जियन्निन की फैमिली बहुत बड़े सेटबैक से गुजर रही थी। अगर मैं उसे छोड़ देता तो लोग मुझे ही क्रिटिसाइज करते। वो मुझे चेंच में बोलते। मैं घर के बाहर रेड फ्लैग को ऊंचा रखना चाहता था। लिंक मेरा स्टूडेंट था। किसी को हमारे रिलेशनशिप पे डाउट नहीं होता। ऐसे ही 2 साल बीत गए। वो ओबीडियंट लिन्यान जो सडन बोल्ड बन गई, उसने इस बात का फायदा उठाया कि जियन्निन बिजनेस ट्रिप पे थी और वो चुपके से उस घर में आ गई जो जियन्निन और मैं शेयर करते थे। उसने जियन्निन का नाइट गाउन पहना, जियन्निन का परफ्यूम लगाया और उस बेड पे मेरा वेट करने लगी जो जियन्निन ने खरीदा था। उसने बोला कि पकड़े जाने के डर से छुपकर रहने का जो फीलिंग है वही सबसे एक्साइटिंग है। और सच में, जैसा लिन्यान ने बोला था, एडल्ट्री का मजा मुझे बहुत ज्यादा एडिक्ट बना दिया। जब भी जियन्निन घर पे नहीं होती थी, मैं लिन्यान को कॉल करता था। जियन्निन ने लिविंग रूम में सिक्योरिटी कैमरा लगाया था, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस जानता हूँ। हर बार जब लिन्यान आती थी, मैं प्रोग्राम को पहले ही मॉडिफाई कर देता था ताकि जियन्निन को कुछ भी अब नॉर्मल ना लगे। लेकिन आग को कागज में नहीं छुपाया जा सकता। जियन्निन को माइनॉरिटी ब्रांड के परफ्यूम्स कलेक्ट करना पसंद था। एक बार लिन्यान आई और उसने एक परफ्यूम बॉटल ले ली। जियन्निन ने बहुत देर तक वो परफ्यूम बॉटल ढूंढा पर उसे नहीं मिला। बाद में लिन मेरे ऑफिस में मुझे ढूंढने आई। जियन्निन ने उस परफ्यूम की सेंट मुझसे महसूस की।
जियनिन ने डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसने कामली बोला कि उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। मैंने सोचा वो सच में बिजनेस ट्रिप पे जा रही है। उस रात मैं लिन्यान को घर ले आया, लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि जब मैं लिन्यान के साथ इंटीमेट हो रहा था तभी जियनिन सडनली वापस आ गई और हमें रेड हैंडेड पकड़ लिया। जियनिन ने मुझे और लिन्यान को वहीं पे कई थप्पड़ मारे। मैं घुटनों पे बैठ गया और जियनिन से एक और चांस मांगा। जियनिन ने मुझसे गारंटी लेटर लिखवाया। उस वक्त उसका जियनिन को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कोइंसिडेंस से लिन्यान को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी माँ ने ये न्यूज सुनकर मुझे फोर्स किया और बोला कि मैं कोई रास्ता निकालूं ताकि लिन्यान के पेट में वो बच्चा रह सके। कोई रास्ता नहीं था। मुझे प्रेशर झेलना पड़ा ताकि लिन्यान विदेश जा सके और वहां बच्चा दे सके। इसलिए जियनिन की मेरे साथ बहुत गंदी लड़ाई हुई। उसने मेरी रेपुटेशन खराब करने की धमकी दी। उस टाइम में जियनिन हमारे नए घर में नहीं आई, बल्कि पुराने घर में रही। मुझे डर था कि जियनिन सच में मेरे और लिन का राज सबको बता देगी। मैंने उससे फिर से भीख मांगी, लेकिन जैसे ही मैंने डोल खोला मैंने उसे टीवी के सामने बैठे देखा। लिन कैन कैन और मेरी रूम वाली इमेजेस स्क्रीन पर चल रही थी। उसने मेरी तरफ एक हॉरिबल एक्सप्रेशन से देखा। उसकी आईज हेट्रेड से भरी थी। चलो बताओ, अगर मैं ये वीडियो स्कूल एनिवर्सरी की बड़ी स्क्रीन पर चला दूं तो क्या होगा? तुम्हारा गुड हस्बैंड गुड टीचर वाला इमेज जो तुमने 10 साल से मेहनत से बनाया है वो पूरा रुइन हो जाएगा ना। मैं उस पर झपट पड़ा, उसके हाथ से फोन छीन लिया और वीडियो डिलीट कर दी। मेरी आंखों में डर देखकर वो हंसने लगी। अब पता चला डर क्या होता है। लिन ने मेरा नाइट गाउन पहना था, मेरा परफ्यूम लगाया था। जब तुम उसके साथ लेटे थे तब डर नहीं लगा? मैं तुम्हें तब से फॉलो कर रही हूं जब मैं 10 साल से थोड़ी बड़ी थी। अब हमारे पास सब कुछ है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे पास कोई कॉन्शियंस नहीं है। तुम शेमलेस हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम शर्म की परवाह करते हो? तुम करते हो। तुम तो मुझे तब से फॉलो कर रहे थे जब तुम सिर्फ 10 साल के थे। तुम परवाह करते हो। क्या तुम मुझसे शादी करते अगर तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ते? जियनिन ने मेरी बात सुनकर मुझे थप्पड़ मारा। अगर मेरा और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो तुम आज यहां तक नहीं पहुंचते। सुबिनिन, तुमने मुझे बिट्रे कैसे किया? उसके वर्ड्स ने मेरे फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम और डिफेंसेस को चोट पहुंचाई। मेरी आंखों में एक लाल रोशनी चमकी। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन बिगड़ गया। मैंने उसका गला जोर से पकड़ लिया। उसने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे हाथ स्टील केबल्स की तरह थे। अगर उसने मुझे लिमिट तक पुश नहीं किया होता तो मैं उसका गला नहीं घोटता। कंटिन्यू। उसके बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं था और मैंने उसके सर पे एस्ट्रे से कई बार मारा। जब मैं काम हुआ, मुझे डर लगा कि क्राइम पकड़ा जाएगा, तो मैंने उसकी बॉडी सूटकेस में डाल के फेंक दी। ये सब कन्फेस करने के बाद सुबिन्यान जोर जोर से रोने लगा। उसके चिल्लाने में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे। वो खुद से नफरत कर रहा था, उस इंसान का गला घोटने के लिए जिसने अंधेरे से रोशनी तक उसका साथ दिया था। मैंने पूरा इंटेरोगेशन प्रोसेस देखा। मेरे दिल में इमोशंस का तूफान था। औरतों को सच में लोगों को पॉवर्टी से ऊपर नहीं उठाना चाहिए। बहुत ज्यादा चांस है कि बदले में ग्रेटिट्यूड नहीं बल्कि रिजेंटमेंट और बिट्रियल मिलेगा। खासकर वो एम्बिशियस मर्द जिनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है पर वो अपनी पोजीशन नहीं देखते। एक बार पावर मिल जाए तो वो अपना ओरिजिनल इंटेंशंस भूल जाते हैं। सुबिन्यान और नियान टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। जियनिन सुबिन्यान से ज्यादा एक्सीलेंट है। उसकी फैमिली कंडीशंस भी उससे ज्यादा अच्छी हैं। सुबिन्यान बहुत टाइम से काम नहीं था। उसने बहुत टाइम से प्रेशर फील किया था। वहां सुबिन्यान की माँ भी थी, एक माउंटेन वुमन जिसे ट्रेडिशनल थॉट्स थे और एक मिस्टीरियस कॉन्फिडेंस था जिसे लगता था कि उसका बेटा यूनिवर्सिटी गया और पहाड़ छोड़ा तो खुद की वजह से। वो जियनिन और उसकी फैमिली के लिए ग्रेटफुल नहीं होगी। उसे लगेगा उसका बेटा सुपर इनविंसिबल है और जियनिन ने ही उसे नोटिस किया है। स्पेशली जियनिन का एक फेटल फ्लॉ है, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। इसीलिए उसने वो डॉग चुराने की हिम्मत की जो जियनिन ने 7 साल से पाला था और उसे लगा वो गलत नहीं है, ये तो बस एक जानवर है। वो इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकला और अपनी टीम से बोला, सबने बहुत हार्डवर्क किया है, आज कोई ओवरटाइम नहीं है, घर जाओ और रेस्ट करो। मैं भी फोरेंसिक रूम वापस जा रहा था क्लॉक इन करने के लिए। काम के बाद जाते वक्त मैंने एक लंबे आदमी को शाउटिंग को ढूंढते देखा। कैप्टन श्याओ, ब्रदर चेन। इसका नाम सुई बाय है। वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सेंटर से है। तुम्हारे आने से पहले हम जिंकाओ जा रहे थे। जिंकाओ का स्वाद तुम्हारा ही होगा। इन सब हर्ब्स वाली चीजों में मत पड़ो। ब्रदर चेन सही कह रहे हैं। मैंने सुई बाय को शाउटिंग के ऑफिस तक जाते देखा। पता नहीं उसके फियांसे ने उसे कौन सी ड्रग दी है। इतने सारे लवर्स होने के बाद भी वो सिर्फ अपने उस फियांसे के प्यार में है जो उसे डिस्पाइज करता है। बहुत लोग बॉस को पीछे करते हैं। हाँ सुई बाय, जिंकाओ की बात छोड़ो। जब भी वो हमारे बॉस को देखते हैं उनकी लिटिल आइज चमकने लगती हैं। पहले उन्होंने एक सुपर रिच टाइकून को किडनैप किया था, बाद में वो शादी प्रपोज करना चाहता था। हर दिन वो 99 रोजेस के साथ किसी को भेजता था। उसने हमारे पूरे ऑफिस को डिनर पे इनवाइट किया। हमारे बॉस ने उसे डायरेक्ट वार्निंग दी कि अगर वो वापस आया तो वो हरासमेंट की रिपोर्ट कर देगा। मैं वो सीन इमेजिन करता हूं तो वो शांति वाला ही होता। उस तरह का कोल्ड और डिस्टेंट पर्सन क्या ही बोल सकता है। श्याओ, बॉस से जलना बंद करो, तुम भी काफी प्रिटी हो। मौका मिला तो मैं तुम्हें एक हैंडसम लड़के से मिलवाऊंगा। इसीलिए एडवांस में थैंक्स ब्रदर चैन।
काम खत्म करके मैं सुपरमार्केट गया। मैं बहुत बिजी रहा हूँ। जब से मैं रेंटेड अपार्टमेंट में आया हूँ मैंने एक बार भी खाना नहीं बनाया। मैं बैग्स लेकर एलिवेटर में गया। जब एलिवेटर डोर बंद होने वाला था, किसी ने बाहर से बटन प्रेस किया और वो खुल गया। शाउटिंग। जब मैंने उसे देखा मेरी आंखों में सरप्राइज चमका। मैंने देखा शाउटिंग मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, तो मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं उसे नहीं जानता। तुमने एलिवेटर बटन क्यों नहीं दबाया? क्या वो मेरे ही अपार्टमेंट में रहता है? क्या उसे पता है मैं यहां रहता हूं? ऐसा नहीं था कि वो क्लासमेट्स के बीच दोस्त नहीं बनाता था। सांगी, कितना हैवी है। रिप्रेस्ड वुमन। मेरा रेंटेड अपार्टमेंट 6th फ्लोर पे है। एलिवेटर आने के बाद मैं सबसे पहले बाहर निकला। मैं अपनी आंखों के कोने से शाउटिंग पे नजर रख रहा था। सच में वो भी बाहर आ गया। हॉलवे में कुछ कदम चलने के बाद मैं सडन शाउटिंग की तरफ मुड़ा। शायद उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं घूम जाऊंगा और उसके पास रुकने का टाइम नहीं था। उसका बॉडी सडन मेरे चेस्ट से टकराया। शाउटिंग ने जल्दी से कुछ कदम पीछे लिए। मुझे पॉइजनस स्नेक की तरह अवॉइड करते देखकर मुझे गुस्सा भी आया और मजा भी। मैंने बैग नीचे रखा। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। शाउटिंग और पीछे नहीं हटी। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। तुम क्या कर रही हो? मैंने नीचे देखा। खिड़की की लाइट उसके कोल्ड फेस पे पड़ रही थी। उस रात के हार्मोनियस एक्सपीरियंस को याद करके थोड़ा फ्रेजिलिटी दिख रहा था। उसके पतले आईब्रोज थोड़े सिकुड़े। जी चंद तमीज से। मैं उस औरत की स्टारी आईज में देखता हूं, लगता है वो कुछ छुपा रही है। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारा चेरीज खाने वाला इमेज याद आया। उस औरत के गाल गर्म हो गए। सिकाड़ा की आवाज ने बोला कि उस रात के एक्सपीरियंसेस का कुछ लेना देना है। अगर वो दिखने में एकदम सेम नहीं होता तो मैं सस्पेक्ट करता कि उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है। तुम क्या बन रही हो? क्या तुम मुझे ढूंढने नहीं आई? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कलीग्स के साथ नहीं सोती? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैप्टन शाओ इतने प्रोएक्टिव होंगे कि मेरे दरवाजे तक आएंगे। मुझे छोड़ो। मैंने शाउटिंग को मेरे अपार्टमेंट के फ्रंट डोर की तरफ जाते देखा। पासवर्ड डालने के बाद वो अंदर चला गया। मैं स्टन्ड रह गया। शाउटिंग मुझे फॉलो नहीं कर रहा था। वो पहले से मेरे सामने रहता था। मेरा सर घूमने लगा और चेहरा जलने लगा। एकदम डीप ब्रेथ लेने के बाद मैंने फ्लोर से बैग उठाया, जल्दी से अपने अपार्टमेंट भागा, फिर बाथरूम जाकर ठंडे पानी से अपना फेस वॉश किया। काफी देर बाद मेरे फेस की गर्मी फाइनली खत्म हुई। लंच टाइम में मैंने और मेरे भाई ने प्लेटफॉर्म 100 पर थोड़ी देर चाट की। इवनिंग में मैंने ब्याओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लोग कहते हैं लव एक रस्ट की तरह होता है। मेरे लिए फुनियन बेकार है। जो भी इसे टच करता है उसकी बैड लक शुरू हो जाती है। ब्रदर, आपको ध्यान से सोचना होगा। आप एक ट्रैशी वुमन के लिए दुनिया की सारी विमेन को डिनाई नहीं कर सकते। मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैं बहुत ओपन माइंड के साथ इस बारे में सोच रहा हूं। जहां तक विमेन की बात है, किसी भी प्रिटी लड़की को डेट किया जा सकता है, पर मैरिज करना एक बड़ा लॉस होगा। डोंट वरी। मेरी मॉम ने मुझे वीकेंड पर लंच के लिए घर बुलाया। ओके मॉम, मुझे पता है आपने वीकेंड कहा है, मैं खाने आऊंगा। फोन हैंग अप करने के बाद मैंने कजीन के साथ चैट कंटिन्यू करने की तैयारी की। मुझे सडन पता चला कि जिस मैसेज का मैंने रिप्लाई दिया था वो CIA 100 वाली चैट में नहीं था। मैं चैट से एग्जिट हुआ। मैंने देखा कि वर्क ग्रुप में 99 से ज्यादा मैसेजेस थे। मैंने उसे ओपन किया और एक लुक देखा। ये देखकर मैं स्टन रह गया। मैंने गलती से वो मैसेज टास्क फोर्स में भेज दिया था। अब मैं उसे टेक बैक करना चाहता था पर नहीं कर सका। मेरे कमेंट्स की वजह से ग्रुप पूरा भड़क गया था। मुझे इतनी शर्म आई कि लगा मैं मर जाऊं। मेरे पास अभी भी ग्रुप लीव करने का टाइम है। मैंने चैट हिस्ट्री चेक की। एक कमेंट ने मेरा टेंशन खींचा। फ्यूचर में किसी होटल में चेक इन मत करना। हमारे पुलिस स्टेशन की डिसऑनर मत करो। गुस्से से मेरे माउथ का कॉर्नर ट्विच करने लगा। मेरे लिए इतनी हॉस्टिलिटी? ऐसा ही होना था। मैं अभी यहां नया आया हूं। पुलिस स्टेशन में किसी से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर कि उसने चेंग ली और सोनी को वीचार्ट पर ऐड किया है, पर शाउटिंग को ऐड नहीं किया था। मैंने ग्रुप में शाउटिंग का वीचार्ट ढूंढा। नोट्स में अपना नाम लिखने के बाद मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वीचार्ट होने से वर्क का कम्युनिकेशन भी इजी हो जाएगा। मैं किचन में डिशेस वॉश करने गया। वॉश करने के बाद मैंने फोन उठाकर देखा, शाउटिंग ने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। मैंने बालकनी पर धुले हुए कपड़े टांग दिए और फिर शावर लिया। मैंने फिर से फोन देखा। उसने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। इस वुमन का मतलब क्या है? वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही है। मैं रैंडम गेसेस नहीं करना चाहता था। मैं सीधा ऑपोजिट अपार्टमेंट के डोर पर गया नॉक करने। थोड़ी देर बाद उन्होंने डोर खोला। वो वुमन शायद अभी शावर से निकली थी। टाइट फैब्रिक ने उसकी फिगर आउटलाइन की थी। मुझे उस रात का सीन याद आया। तुम्हें क्या चाहिए? इतने कोल्ड क्यों हो? क्या तुम फ्रस्ट्रेटेड हो? मुझे टच मत करो। हाँ, तुम मुझसे अनजान होने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो? मैंने उसके सीरियस फेस को देखा। मुझे ये थोड़ा फनी लगा। मुझे पता है तुम्हारे हिप पर कितने मोल्स हैं। मेरे हिप्स पर कोई मोल्स नहीं है। अच्छा तो मुझे देखने दो। मैं देखना चाहता हूं कि सच में है या नहीं। जब मैं उसके पास गया उसने एक फिंगर मेरी चेस्ट पर रख दी। अनचैन, तुम मुझे फूल नहीं बना सकते।
मैंने तुम्हें वो डिश बहुत एंथुजियाज्म के साथ खाते हुए देखा था। कितने शेमलेस मैन हो। वो गुस्से में हंसी। क्या तुमने ही यिन वोलैंगी का मेंशन नहीं किया था? तुम क्या टेक बैक करना चाहते हो? नॉनसेंस बात बंद करो। मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इंटरेस्टेड नहीं हो? तो उस दिन इतनी प्रोएक्टिव क्यों थी? ओह, तुम हर जगह से रॉक की तरह हार्ड हो, स्पेशली अपने माउथ से। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैंने अपना फोन उठाया। मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। क्या तुम जानबूझकर इग्नोर कर रही हो या न देखने का प्रिटेंड कर रही हो? अगर हम फ्रेंड्स नहीं भी हैं, फिर भी फ्यूचर में वर्क मैटर्स के लिए वीचैट पर कम्युनिकेट करना होगा, राइट? ये कहकर मैं शाउटिंग के कान के पास गया। या कैप्टन शाओ पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को मिक्स करना चाहती हैं? शाउटिंग डोर फ्रेम से चिपक गई। उसकी नजर मेरे ऐप्स पर गई। ऐसी इमेजेस सोचकर जो नहीं सोचनी चाहिए, उसे सडन सफोकेशन फील हुई। अपनी पाम से थोड़ा फोर्स लगाकर उसने डोर पर धकेल दिया। वेट, इसे जल्दी एक्सेप्ट करो। मेरी ब्यूटीफुल नोज डोर से टकरानी ही वाली थी। ये मैन एक डॉग है और उसका टेम्परमेंट बहुत इरिटेबल है। मैंने अपार्टमेंट में आधा घंटा और वेट किया। शाउटिंग ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कोल्ड, डिस्टेंट और एरोगेंट। तुम्हें क्या हुआ है किटन? एक डीप डार्क एली में एक सीरियसली इंजर्ड मैन डेस्परेट होकर आगे भाग रहा था। कुछ लोग उसके पीछे थे, हाँप रहे थे, पर फाइनली उन्होंने उसे पकड़ लिया। साइलेंट डार्क नाइट में सिर्फ उस मैन की स्क्रीम सुनाई दी। कोल्ड फॉरेस्ट में मैनहुड। उसके बॉडी पर ब्लड के बड़े स्टेन स्प्रेड हो गए थे। आंखें फटी की फटी रह गईं। एक जोर की दहाड़ के साथ विंडो के बाहर थंडर की आवाज आई। मैंने अपनी आंखें खोली और बेड पर अब्रप्टली बैठ गया। ठंडे पसीने ने मेरी पिजामाज भिगो दी थी। मेरा हार्ट चेस्ट से बाहर निकलने वाला था। शाउटिंग डेज में सोते हुए डोर पर नॉक सुना। रिसेंटली वो टायरलेसली केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो मुश्किल से कुछ घंटे सो पाता है और कोई उसे फिर जगा देता है। वो पूरा पर्सन थोड़ा इरिटेबल हो गया है। डोर नॉक बंद होने के बाद उसने सोचा मैं अपने अपार्टमेंट वापस चला गया हूं, पर वीडियो कॉल की साउंड शुरू हो गई। शाउटिंग ने आंसर नहीं किया, उठा और फ्रंट डोर की तरफ गया। जीएचएन, क्या तुम नैगिंग बंद नहीं कर सकते? शाउटिंग ने गुस्से में पूछा। क्या हुआ है कैप्टन? क्या मैं आज रात यहां सो सकता हूं? नहीं, मैं नहीं चाहता। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। शाउटिंग ने सर्चिंग आइज से देखा। ये मत कहना कि तुम एक फॉरेंसिक डॉक्टर होकर डर रहे हो। ये देखकर कि उसने मुझे रिजेक्ट करना बंद कर दिया, मैं जल्दी से घर के अंदर गया। शाउटिंग ने गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया। इस रूम में सो जाओ। मैंने शाउटिंग को इग्नोर किया और सीधा मास्टर बेडरूम में चला गया। शाउटिंग ने मुझे इतना बोल्ड देखा कि मैं मास्टर बेडरूम में घुस गया। वो मेरे पीछे भागी। जीएचएन, मैंने कहा था मैं ब्रिगेड के कोलीग्स के साथ हुकअप नहीं करती। तुम्हारा हेड एरोटिक गार्बेज से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहती हमारे बीच फिर से कुछ हो। होप मत रखो। एक मैन मेरे डोर पर रात को नॉक करता है, मेरे मास्टर बेडरूम में सोता है, और तुम चाहते हो मैं बुरा ना सोचूं? डोंट वरी, आज मेरा मूड नहीं है। मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। या तो तुम मेरे साथ बेड पर सो जाओ या मैं तुम्हें फ्लोर पर सुला दूंगा। ग्राउंड पर? कितना अच्छा सेटअप किया है। मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूं। विंडो के बाहर फिर से थंडर हुआ है। मेरा फेस और भी पेल हो गया। कैप्टन शाओ, हमारी वन नाइट फ्रेंडशिप के लिए क्या तुम रुककर मेरे साथ रहोगी? वुमन थोड़ी देर हेजिटेट हुई, मुड़ी और ड्रेसिंग रूम में गई एक ब्लैंकेट निकाला और बेड के नीचे बिछा दिया। मैंने देखा कि शाउटिंग मेरे साथ बेड पर सोने के बजाय फ्लोर पर सोना प्रेफर करती है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बेड पर गिर पड़ा। देर सवेर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करो। मैंने लाइट ऑफ कर दी। रूम में अंधेरा हो गया, पर मैं जल्दी ही बेड से नीचे उसके मैट्रेस पर आ गया, खुद को काम करने के लिए। जब मैं लेटने वाला था, मैंने उसे दोनों हाथों से हक कर लिया। मुझे दूर मत ढकेलो। 2 साल पहले मेरा भाई सीक्रेटली मेरी वेडिंग अटेंड करने आया था, पर गलती से क्रिमिनल्स ने उसे ट्रैक कर लिया, जिन्हें उसकी आइडेंटिटी पर शक था। उन्होंने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया और खेत के बीच में गार्बेज की तरह फेंक दिया। मेरा भाई एक अंडरकवर एजेंट था। अगर वो मुझे वेडिंग गिफ्ट देने ना आता तो वो उसे नहीं देखते। वो रूथलेस लोग शक होने पर किसी को भी मार देते हैं। वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैंने 1 साल पहले अपने सुपीरियर्स से अंडरकवर मिशन के लिए रिक्वेस्ट की थी, पर मेरी क्वालिफिकेशंस अभी भी काफी नहीं है। लीडर्स ने कहा कि मुझे और 1.5 साल ट्रेन होना पड़ेगा, तभी मैं स्पेशलाइज्ड इंडोर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकूंगा। तुम मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा ब्रेव हो। लाइफ ब्यूटीफुल और पीसफुल है। किसी न किसी को तो चार्ज लेना ही चाहिए। मेरा भाई मेरा एग्जाम्पल है। मैं उम्मीद करता हूं एक दिन मैं अपने हाथों से उन क्रिमिनल्स को पकड़ लूं जिन्होंने मेरे भाई को मारा। मैंने शाउटिंग को देखा। कैप्टन श्याओ, आप ऐसा क्यों करती हैं? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कुछ मत कहिए। शाउटिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी इमोशंस छुपाने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए। मैंने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए। मुझे लगा कोई स्टोरी है, पर कोई कंटिन्यूएशन नहीं थी। बार वाली रात ये चैन बस एक एक्सीडेंट था। मैं तुम्हारे बेड पर नहीं आने वाली।
मेरे साथ खेलने का ये डिजायर जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो। उसके साथ खेलना? तुमने किस आंख से देखा कि मैं बस खेलना चाहता हूं? मैंने सोचा था मैं आज रात फिर नहीं सो पाऊंगा, पर उसकी फेमिलियर सेंट सूंघकर मेरी आईलिड्स हैवी होने लगी। फाइनली वो भी बंद हो गई। जब मैं सुबह उठा, शाउटिंग मेरे पास नहीं थी। मैंने शाउटिंग का क्विल्ट फोल्ड किया। मैं रूम से निकला। किचन से गुजरते हुए मैंने शाउटिंग को देखा। थिन वेस्ट और लॉन्ग लेग्स के साथ वो ग्लास काउंटर के सामने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। कैप्टन शाओ को ब्रेकफास्ट बनाना भी आता है। लगता है उन्हें पता है वो क्या कर रही हैं। इसे अपने अपार्टमेंट ले जाओ खाने के लिए। मैंने एक आईब्रो उठाई। मैं यहां तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुम मुझसे इतनी नफरत नहीं करती? जीएचएन, क्या तुम्हें लगता है तुम इररेजिस्टिबल हो? काश वो सारी वुमेन जिन्हें तुम सीड्यूस करते हो तुम्हारे स्पेल में आ जाए। क्या हो रहा है? तुम आज सुबह बैड मूड में उठी हो। मैं तुम्हारे स्पेल में नहीं आया। तो फिर मैंने उस रात तुम्हारे साथ सेक्स क्यों किया? मैंने तुम्हें फोर्स किया था। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। फिर तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें चीट क्यों किया? बाहर जाओ, जाओ यहां से। उसे लगता है मैं उसके लिए मर रहा हूं। मैं गुस्से से निकल गया। मैंने खुद को संभाला और वर्क पर गया। मैं ऑलमोस्ट लेट था। ऑफिस बिल्डिंग में एंटर करने के बाद मैं जल्दी से एलिवेटर की तरफ गया और बटन प्रेस किया। एलिवेटर में बहुत लोग थे, उस डॉग के साथ भी जिसके साथ मैंने सुबह आर्ग्यू किया था। जब उसने मुझे एलिवेटर में एंटर करते देखा, उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैंने भी शाउटिंग जो एलिवेटर के कॉर्नर में थी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने मुझे वेव किया। ब्रदर चैन, आज आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। मैंने कॉफी ऑर्डर की है। मैं बाद में सबको ड्रिंक्स इनवाइट करूंगा। एलिवेटर से निकलते वक्त ना मैंने और ना ही शाउटिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। कॉफी रेडी है, आप लोग पी लो। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिस में सबके पास कॉफी है। चैन शाओ एक कप कॉफी लेकर शांत ऑफिस में आया। बॉस, ब्रदर चैन सच में बहुत अच्छे और काइंड हार्टेड हैं और बहुत अमीर भी। जो कॉफी उन्होंने पिलाई है वो ब्रांडेड है। जब आप आज सुबह एलिवेटर में नहीं थे तभी मुझे लगा था कि आपके और ब्रदर चैन के बीच कुछ गड़बड़ है। उनका झगड़ा हुआ है। शाउटिंग ने चैन शाओ को गुस्से से देखा। क्या मैं अपनी कॉफी खुद नहीं खरीद सकती? मुझे उसकी दी हुई कॉफी पीने की जरूरत नहीं है। बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस क्यूरियस हूँ। ब्रदर चैन थोड़े वक्त पहले ही हमारी यूनिट में आए हैं। इतनी जल्दी उनका झगड़ा कैसे हो गया? फालतू बातें सोचना बंद करो। ये बहुत अच्छी है बॉस। क्या यान का केस क्लोज किया जा सकता है? इससे केस क्लोजर रिपोर्ट में थोड़ी देरी हो रही है। मुझे लगता है कि सुबेनियन के कन्फेशन में कुछ मिसिंग है। मैं अपनी कॉफी लेकर ऑफिस के दरवाजे के फ्रेम से टिक गया। ये सुनकर मैंने अपनी आईब्रोज उठाई। मैं अंदर गया और उसके सामने एक एनालिसिस रिपोर्ट रखी। क्या कोइंसिडेंस है? मुझे भी लगता है कि कुछ सही नहीं है। ये कारपेट फाइबर्स हैं जो सुबेनियन के स्टूडियो के एक कोने से मिले हैं। एनालिसिस का रिजल्ट सुयान ह्यांगिन की बॉडी वाले सूटकेस के फाइबर से मैच करता है और उन फाइबर्स पर लिन कैन की नेल पॉलिश का थोड़ा रेसिड्यू भी लगा हुआ है। मैंने रिपोर्ट ली और जल्दी से चेक किया। तुम्हारा मतलब है लिन कैन भी इस क्राइम में शामिल था? मैंने सर हिलाया। रिपोर्ट का टेस्ट डेटा ऐसा ही है। सुबेनियन कहता है उसने गुस्से में मर्डर किया, लेकिन ये फाइबर रेसिड्यू दिखाता है कि क्राइम वाली रात को लिन कैन भी उस पुराने घर में था। वो सिर्फ देखने वाला नहीं था, वो एक अकम्प्लिश था। तुरंत इंटेरोगेशन रूम रेडी करो लिन कैन से पूछताछ करने के लिए। सारे एविडेंस अभी लेकर आओ। शाउटिंग ने तुरंत लिन कैन से सवाल किए, जो अभी भी इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला कि वो बस सिस्टर ह्यान नेन को डरा रहा था। लेकिन जब शाउटिन ने नेल पॉलिश का रेसिड्यू और पुराने घर के पास क्राइम के टाइम की सर्वेलेंस स्क्रीनशॉट्स उसके सामने रखी, तो उसका साइकोलॉजिकल डिफेंस तुरंत टूट गया। वो चेयर पर गिर गया और सब कुछ कन्फेस कर लिया। पता चला कि क्राइम वाली रात को लिन क्यान पुराने घर के दूसरे बेडरूम में छुपा हुआ था। उसने हियान नेन और सुबेनियन की लड़ाई सुनी, यहां तक कि जियान नेन को चोरी की ज्वेलरी निकालते हुए भी देखा। चुपके से उसने लिविंग रूम का ग्लास एस्ट्रे उठाकर दिया। उसने जियान नेन के हाथ और पैर भी जोर से पकड़े रखे जब उसका गला दबाया जा रहा था। हियान नेन की मौत के बाद उसने सुबेनियन की मदद की बॉडी को सूटकेस में डालने में और सीन से सारे निशान साफ करने में। पक्के एविडेंस के साथ सुबेनियन और लिन को इंटेंशनल होमिसाइड के लिए फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया। अब कानून की सजा उनका इंतजार कर रही है। येचेंग यूनिवर्सिटी ने उन्हें निकालने का अनाउंसमेंट कर दिया। जब उसके पेरेंट्स को पता चला तो वो शहर में सर उठाकर नहीं चल पा रहे थे। लिन का बेटा भी अब अपने असली पेरेंट्स के बिना बड़ा होगा। जैसे ही रिजल्ट पता चला, टीम के हर मेंबर ने चैन की सांस ली। उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। ये सेटिस्फैक्शन किसी भी केस को सॉल्व करने से ज्यादा रियल थी। जियान निन का केस पूरी तरह क्लोज हो गया, लेकिन मेरा और शाउटिंग का रिश्ता अभी भी खराब था। चैन शाओ और बाकी सबने सब कुछ देखा। मैंने ये बात अपने दिल में रखी। हमेशा उन्हें साथ लाने का मौका ढूंढा, लेकिन शाउटिंग की ठंडी नजर हमेशा मुझे रिजेक्ट करती रही। दिन ऐसे ही गुजरते गए बिना किसी दर्द या खुशी के। 15 दिन बाद स्टेशन में एक मुश्किल केस आया। शहर के बाहर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में एक मर्द की बॉडी मिली और ये केस उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था जिसने मेरे भाई को मारा था।
मेरे सीनियर्स ने आखिरकार मेरी इन्फिल्ट्रेशन रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी। उन्होंने मुझे एक ब्लैक मार्केट डॉक्टर बनकर उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में घुसने और एविडेंस कलेक्ट करने की परमिशन दे दी। और इस ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ शाउटिंग हैं। ऑपरेशन से एक रात पहले शाउटिंग ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। बोले, कैप्टन शाओ, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? लाइट के नीचे उनकी आईब्रोज और आंखें काफी नरम लग रही थीं। वो अब पहले जैसे गुस्सेल वाले पुलिस कैप्टन नहीं लग रहे थे। ये चैन, ये ऑपरेशन बहुत डेंजरस है। तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी। सबसे पहले सेफ्टी आती है। टेंशन मत लो, आपके मेडिकल एग्जामिनर की लाइफ बहुत हार्ड है। ऊपर से शाओ बाहर है मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? किसने कहा मैं तुम्हारा हूं? सीरियस रहो। हाँ, इसे अपने पास रखो और अगर कोई भी सिचुएशन हो तो तुरंत सिग्नल भेजना। इन्फिल्ट्रेशन के दिन आसान नहीं थे। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बहुत शक्की था। उसने बार बार मेरा टेस्ट लिया। उसने यहां तक कहा कि मैं उनके ग्रुप के गद्दारों का डाइसेक्ट करूं ताकि मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाए। हर बार जब मैं खतरे में था, मैं बाहर वेट कर रहे शाउटिंग के बारे में सोचता था। मैं अपने भाई की दर्दनाक मौत के बारे में सोचता रहा। मैंने अपने दांत पीसे और हिम्मत करके निकल गया। 3 महीने बाद मैंने आखिरकार क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के कोर एविडेंस कलेक्ट कर लिए और उनकी मीटिंग पॉइंट्स का पता लगा लिया। रेड का ऑपरेशन एक बारिश वाली रात को फिक्स किया गया। मौसम बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे भाई के एक्सीडेंट वाले दिन था। ट्रांजैक्शन साइट पर हर जगह जाल बिछाया गया था। शाउटिंग ने ऑफिसर्स को लीड किया और सामने से अटैक किया। मैं अंदर से मदद करूंगा। कियोस में कोई हिलना नहीं चाहिए। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर चाकू से हमला किया ठीक क्रिटिकल मोमेंट पर। ब्लेड ने उनकी पुलिस यूनिफॉर्म को काट दिया और उनके आर्म पर एक लंबा कट लग गया। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने तुरंत उस बॉस को जमीन पर पटका और उसके चेहरे पर बार बार पंच मारे जब तक पुलिस ने उसे अलग नहीं किया। शाउटिंग के आर्म पर जख्म देखकर मेरा दिल बहुत दुखा। तुम पागल हो, तुम्हें बचना नहीं आता क्या? लेकिन उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया मेरे चेहरे से खून पोंछने के लिए। मैं कैप्टन हूं, टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है और तुम टीम मेंबर से बढ़कर हो। मैंने उन्हें बहुत सीरियसली देखा। शाउटिंग, जब से मैं तुमसे बार में मिला था मेरी डिवोर्स वाली रात को, फिर लेक के इंसान वाले डीकंपोजिंग कॉप्स के केस में साथ काम करने तक, और फिर ये 3 महीने, हर दिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वापस सही सलामत तुमसे मिलने के बारे में। मेरे दिल में हमेशा तुम ही थी। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता शाउटिंग। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शाउटिंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उन्होंने अपना सर घुमा लिया, लेकिन मैंने उनका चेहरा पकड़ रखा था ताकि वो मेरी तरफ देखें। मैंने अपना सर नीचे किया और उनके लिप्स को किस किया। उन्होंने मुझे पीछे नहीं धकेला, बल्कि अपना हाथ मेरी नेक के चारों तरफ लपेट लिया और इस देरी से हुई किस का जवाब दिया। बारिश वाली रात की हवा और बारिश मिल गई थी, लेकिन वो दोनों के दिलों की गर्मी को कम नहीं कर सकीं। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गई। मेरे भाई के सारे कातिल पकड़े गए। कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दी। भाई, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें उनकी सजा मिल गई। अब मैं आखिरकार अपना जुनून छोड़कर अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकता हूं। शाउटिंग मेरे पास खड़ी थी, मेरा हाथ प्यार से पकड़े हुए। उनकी हथेली की गर्माहट ने मुझे बहुत सेफ महसूस कराया। केस खत्म होने के बाद मेरा और शाउटिंग का रिश्ता आखिरकार क्लियर हो गया। पुलिस स्टेशन के कलीग्स को ये बहुत पहले ही समझ आ गया था। सबने बहुत शोर मचाया। चैन शाओ ने तो मुझे खींचकर कैंडी मांगी। वेडिंग जल्दी करो, सुईबा ने हमें हंसते हुए ब्लेसिंग्स दी। शाउटिंग रेंटेड अपार्टमेंट से निकल गई। वो मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। हम साथ रहने लगे। उन दिनों में जब हम दिन रात साथ थे, शाउटिंग ने मुझे बताया कि वो पुलिस ऑफिसर अपने फादर की वजह से बनी, जो एक क्रिमिनल डिटेक्टिव थे और ड्यूटी के वक्त मारे गए थे। वो अपने फादर का अधूरा काम पूरा करना चाहती थी ताकि शांति बनी रहे। मैंने उन्हें हक किया और उन्हें कान में कहा, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने में। 1 साल बाद स्टेशन के कलीग्स के सामने मैंने शाउटिंग को प्रपोज किया। शाउटिंग, मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ। मुझे जिंदगी और मौत की आदत है, लेकिन मैं तुम्हें बाकी जिंदगी के लिए खोने से डरता हूँ। मैं तुम्हारा आर्मर बनना चाहता हूँ ताकि तुम्हें हर तूफान से बचा सकूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शाउटिंग ने रोती हुई आंखों के साथ हाँ में सर हिलाया। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मैं डायमंड रिंग पहना सकूं। सूरज की रोशनी में उनकी स्माइल बहुत प्यारी थी। अब उनमें पहले जैसी ठंडक और दूरी नहीं थी। हमारी शादी बहुत सिंपल थी। हमने सिर्फ अपनी फैमिली और स्टेशन के दोस्तों को बुलाया। चैन शाओ ब्राइड्समेड थी। वो गॉडफादर है। शाउटिंग और मैं हमेशा खुश रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, अपने प्रोफेशन का ख्याल रखते हुए और इस दुनिया की शांति का ख्याल रखते हुए। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog
gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame, the Savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, should we rifle for Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin. Dream of home, a voice is true. Far beyond your sleep. We are waiting for you. Even the longest journey